दोस्तों अपने पहले चैप्टर के सारे एमसीक्यू लगभग सारे कर लिए थे। इसके बाद सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक लेते हैं प्रतिरोध का। इस प्रतिरोध के टॉपिक के अंदर जितने भी एमसीक्यू हमारे बन सकते हैं सारे के सारे एमसीक्यू हम करेंगे। जो जो एग्जाम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते सारे एमसीक्यू हम अब करने जा रहे हैं। दोस्तों मैंने ये जो क्लास बना रहा हूँ ये बहुत बड़ी क्लास हो सकती है, इसलिए आप इस क्लास को पूरी क्लास को देखना है। और यदि आप इस क्लास को देखकर सही ढंग से इसको सभी क्वेश्चनों को याद करते हो, लिखते हो, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रतिरोध रहेगा। सबसे पहला एमसीक्यू इसके अंदर जो बनता है, शायद पीछे वाली क्लास के अंदर 30 एमसीक्यू हो चुके थे, तो अब इसके अंदर 31 नंबर एमसीक्यू होगा। हमारा क्वेश्चन होगा हमारा 31 नंबर। सबसे पहला कि ऐसा प्रश्न आता है कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का एक पदार्थ का गुण क्या कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला पदार्थ का गुण क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा होता है ओम। नेक्स्ट इसका तीसरा एमसीक्यू रहेगा, ये रहेगा कि जो प्रतिरोध होता है वह पदार्थ के किन किन बातों पर निर्भर करता है। पदार्थ के किन बातों पर, किन भागों पर, किन गुणों पर एक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे उसके अंदर कि लंबाई पर निर्भर करता है, उस पदार्थ की लंबाई कितनी है। चालक की बात करें तो चालक में तो लंबाई के ये समानुपाती है। उसके बाद निर्भर करता है एरिया पर, चालक के एरिया पर। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध उसका कम होगा। उसके बाद निर्भर करता है ये टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। और चौथा बात निर्भर करता है प्रतिरोध, वो निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति, कि पदार्थ किस धातु से बना हुआ है, उस बात पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है हमारा कि ऐसा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिरांक है। इंग्लिश में लिखा हो सकता है कि कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की बात करें तो अगर उसके अंदर विशिष्ट प्रतिरोध ऑप्शन में नहीं है तो हमें उत्तर मानना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ओम मानना पड़ेगा। ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि प्रतिरोधक किसे बोलते हैं, प्रतिरोधक किसे कहते हैं। तो ऐसी एक वस्तु जिसे प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि उसका काम होगा धारा को कम करना, यानी वोल्टेज को अपने अंदर ड्रॉप कर लेना। जितनी वोल्टेज भेजी थी उसमें से कुछ वोल्टेज वो प्रतिरोधक ड्रॉप कर लेगा और आगे वोल्टेज कुछ कम पहुंचाएगा, इसलिए धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस वस्तु को हम बोलते हैं प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक क्या होता है, एक ऐसी वस्तु जो कि प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए उपयोग में ली जाती है, प्रतिरोधक कहलाती है। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोधक आप कितने प्रकार के बताओगे, 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है कार्बन प्रतिरोधक, नंबर 2 वायर बाउंड प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक कितने प्रकार के हैं, कार्बन और वायर बाउंड प्रतिरोधक। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है, जिसे आप आईटीआई प्रैक्टिकल लैब में भी देख चुके होते हो, वो जो प्रतिरोधक होता है वो या तो बना होता है यूरेका धातु से, या फिर बना होता है मैग्नीन धातु से, या फिर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको उत्तर मानना है कांस्टेंटन। दोबारा सुनिए दोस्तों, प्रतिरोधक जो है वायर बाउंड वो किस धातु से बना है, या तो यूरेका ऑप्शन में होगा, या मैग्नीन होगा, या कांस्टेंटन होगा।
तीनों एक साथ कभी ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बाद में फिर डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये फिर गलत है प्रश्न। क्योंकि यूरेका से भी बना सकते हैं वायर बाउंड प्रतिरोधक, मैग्नीन से भी बना सकते हैं, कॉन्स्टेंटन से भी बना सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस किस धातु का बना होता है, तो अपने क्या बोलेंगे, यूरेका या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ भी चुका है, आप देख लेना। ऐसा प्रश्न है कि वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाते समय उस प्रतिरोधक जो बनाते हैं उसमें किस बात का ध्यान रखा जाता है। या ऐसा प्रश्न होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक में प्रतिरोधक तार में कौन सा गुण होना अनिवार्य है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, वायर बाउंड प्रतिरोधक में प्रतिरोधक तार में कौन सा गुण होना अनिवार्य है। तो कौन सा गुण उसके अंदर होना अनिवार्य है, क्या इसका आंसर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायर बाउंड प्रतिरोधक की प्रतिरोधक तार में कौन सा गुण होना चाहिए, तो उसके अंदर गुण होना चाहिए दोस्तों निम्न ताप गुणांक, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, निम्न ताप गुणांक। आगे हम ताप गुणांक के एमसीक्यू भी करेंगे और मैंने क्लास भी लगा चुका हूं ताप गुणांक के बारे में, बहुत विस्तार से अच्छे ढंग से बता भी दिया है। तो ताप गुणांक क्या चीज है कि तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध में वृद्धि और तापमान में कमी से प्रतिरोध में कमी। चालकों में तो लगभग सभी चालकों में ऐसा ही होता है। तो अपने यूरेका धातु से मान लो अपने प्रतिरोधक की तार बना ली वायर बाउंड की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन यूरेका में है निम्न ताप गुणांक, इसलिए उसमें तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा जरूर, लेकिन बहुत ही कम बढ़ेगा, माइनर बढ़ेगा, जीरो के आसपास नहीं बढ़ने वाला, बहुत ही कम बढ़ेगा, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही कम बढ़ेगा। और अपने को ऐसा ही प्रतिरोधक चाहिए जिसमें तापमान वृद्धि से उसमें प्रतिरोध में चेंज ना आए, क्योंकि अपने 100 ओम का प्रतिरोध लिया और उसमें धारा चलेगी तो उसमें टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है वो 100 की जगह 120 प्रतिरोध बताने लग जाए। तो ऐसा प्रतिरोध हमें नहीं बनाना जिसका प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए हो। तो फिर ऐसी धातु ढूंढिए जिनका ताप गुणांक कम है। तो ऐसी धातुएं हैं यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। इन तीनों की के अंदर क्या होता है, ताप गुणांक कम होता है, इसीलिए ही इनका उपयोग वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने में होता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है मैंने क्या बोला है, तो एक बार मेरी वो क्लास जरूर देख लें ताप गुणांक वाली, जिसमें मैंने पूरे विस्तार से बताया था कि ताप गुणांक का एक पदार्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और ताप गुणांक क्या होता है। इसके मात्रक बहुत बार आ जाते हैं, तो इसकी अपने अभी थोड़ी देर बाद में एमसीक्यू भी आ जाएंगे, लेकिन वो क्लास देख लोगे तो उसके बाद आपको ताप गुणांक के बारे में कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों। इसके बाद 39 क्वेश्चन आता है, जो मेरा ये मानना है जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न लिखना चाहिए और इस प्रश्न को अच्छे ढंग से बनाना चाहिए। प्रश्न ये रहेगा कि कार्बन प्रतिरोधक जो होता है, दो प्रकार के प्रतिरोधक थे, वायर बाउंड और कार्बन। तो जो कार्बन प्रतिरोधक है उसकी प्रतिरोध ज्ञात करने की सारणी बनाइए। जिनको ये सारणी बनानी आती है वो भी, और जिनको नहीं आता है वो भी ये सारणी जरूर बनाएं, बार बार याद करें, क्योंकि अगर हम बार बार सारणी को नहीं बनाएंगे तो कुछ गलत पलट कर देंगे। और दोस्तों ये जो कार्बन प्रतिरोधक की जो सारणी से सवाल आते हैं, आप देखें कंपटीशन में हर बार कलर कोड से सवाल आते हैं, जैसे ग्रीन, ऑरेंज, येलो बता दिया, उसका रेजिस्टेंस बताइए, कौन सा प्रतिरोधक है, कार्बन प्रतिरोधक है। तो सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। और सारणी के बारे में दोस्तों मैंने याद करने की एक बहुत अच्छी और बहुत ही सरल ट्रिक बताई है मेरी, आप वो क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने कार्बन प्रतिरोधक के मान ज्ञात करने की सारणी की एकदम सरल ट्रिक बताई है, कैसे आप उस ट्रिक से उस सारी सारणी को बना सकते हो, तो वो जरूर देखिएगा आप। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर वो लिखना है और सारी सारणी बनानी है। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन।
40 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो और नेक्स्ट है गोल्डन। ये 5 कलर हैं। कार्बन प्रतिरोधक इन 5 कलरों से मिलकर बना हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 5 कलर का प्रतिरोध कितना निकलेगा। आपको ये बात कमेंट बॉक्स में बतानी है। 40 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन रेजिस्टेंस से लेते हैं। अपने रेजिस्टेंस से अपने दोस्तों ये ले सकते हैं कि रेजिस्टेंस का एक सूत्र होता है जो कि इनसे मिलकर बना है। रेजिस्टेंस का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, R बराबर है, फार्मूला लिख देता हूं, रो L बटे A। रो L बटे A। रो क्या चीज है? विशिष्ट प्रतिरोध। L चालक की लंबाई, A माने एरिया, चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल। एक बात का विशेष ध्यान दें, जब कभी भी ये फार्मूला लगाएं आप, तो आपको एक काम करना है कि ध्यान देना है कि इसके अंदर जो भी ये जो यूनिट्स हैं, जो लंबाई की यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर, अगर वो अलग अलग दी है, लंबाई में मीटर दिया है, एरिया में सेंटीमीटर दिया है, तो आपको ऐसा काम करना है कि सभी यूनिट्स को बराबर करना है। या तो सभी को मीटर में चेंज करें, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करें, या सभी को mm में चेंज करें, या सभी को इंच में चेंज करें। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा बोल देता हूं, आप इनको लिख लीजिएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। वो तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यूनिट्स हैं, आपको ये चीज याद करनी है। 1 मील में 1.609 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जितनी भी डिस्टेंस की जितने भी ये मात्रक हैं, सारे के सारे आपस में एक दूसरे का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन। अब अपने जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध से। सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताइए। तो अगर आपकी तैयारी है तो आपको ये वीडियो यहाँ पॉज करके परिभाषा बोलनी चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर मेरी बात सुनिए, क्या होती है विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन। तो विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या बताओगे कि कोई तार की लंबाई 1 मीटर तथा उस तार का कटाक्ष क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लेने पर जो भी उस तार का प्रतिरोध निकलेगा, तार की लंबाई 1 मीटर लेनी है और तार का एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेना है, तो जो भी उस तार का प्रतिरोध निकलेगा उसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन रहेगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। सीजीएस में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो सीजीएस में क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एमकेएस या एसआई प्रणाली में तो क्या बताओगे? ओम मीटर। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन रहेगा हमारा कि एक प्रतिरोधक होता है दोस्तों चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि हाई वोल्टेज से सुरक्षा के लिए कौन सा प्रतिरोधक उपयोग करना चाहिए? हाई सर्ज वोल्टेज से बोले या हाई वोल्टेज एकदम अचानक से, मान लो किसी परिपथ में वोल्टेज का मान ज्यादा हो गया तो परिपथ हमारा खराब हो जाएगा। उस चीज से बचाने के लिए जो सीरीज क्रम में प्रतिरोध लगता है उस प्रतिरोध का क्या नाम होता है? तो कौन सा प्रतिरोध है जो हाई सर्ज वोल्टेज से सुरक्षा करता है परिपथ की? क्या उत्तर होगा हमारा? वेरिस्टर प्रकार का एक प्रतिरोध होता है जो कि वरिष्ठ प्रकार का प्रतिरोध होता है जो कि हाई सर्ज वोल्टेज से परिपथ की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से इसका एक सिंबल होता है जिसे आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये सिंबल है वरिष्ठ प्रकार का, ये इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। इस प्रकार से ये सिंबल है वरिष्ठ प्रकार के प्रतिरोधक का। तो ये प्रतिरोध के बारे में एमसीक्यू है। और इसके बाद दोस्तों प्रतिरोध से अपने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनसे अपने प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का
सवाल आते हैं तो वो न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। इस फार्मूला से भी न्यूमेरिकल है और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स और भी हैं, वो आप मेरी क्लास देख सकते हो जिसमें मैंने प्रतिरोध के बारे में क्लास लगाई थी। ये क्लासेस सारी मैं जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो सारी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको, वो आप क्लास जरूर देखें, क्योंकि वहां से ही आपको न्यूमेरिकल के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा मिलेगी और वहां पूरा आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ अपने उनको नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रतिरोध के बारे में अगर एमसीक्यू की बात करें, छोटे क्वेश्चनों की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे कंपटीशन में आते हैं, तो लगभग इतने ही प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग प्रतिरोध के बारे में हमने 14-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन है तो वो आगे फिर अपने एमसीक्यू और मिल जाएंगे आपको, साथ साथ चलते अपने करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम तीसरा चैप्टर लेते हैं जिसके हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा आएगा, ये 44 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 45 नंबर क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन लेसन है हमारा चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लेसन है चालक, अचालक और अर्धचालक। इस लेसन के अंदर जितने भी छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमारे कभी कंपटीशन में आए थे या नहीं आए या आने वाले हैं, सारे एमसीक्यू हम इस अभी क्लास में करते हैं। तो साथियों, अगर आपने थोड़ा ब्रेक लेना है तो वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद फिर दोबारा से रिफ्रेश होकर आगे अपने को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने। आपकी तैयारी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कोई भी कंपटीशन को हैंडल कर सकते हो, अच्छा उसमें अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इन एमसीक्यू को करने से पहले आपको मैं एक बहुत अच्छी हिदायत देता हूं कि आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सारी बुक को अच्छी ढंग से समझ लेनी चाहिए, और समझने के बाद जितने एमसीक्यू है आप जो मैं इस क्लास में करवा रहा हूं, आप इनके उत्तर वीडियो पॉज करके बार बार पॉज करके अपना उत्तर दीजिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप उत्तर दीजिए, तो आपकी तैयारी आपको देखो कितनी अच्छी तैयारी होगी इस क्लास के जरिए आपसे। अब जैसे मैं चालक, अचालक और अर्धचालक का लेसन अभी उसके ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, तो आप अगर नहीं आती आपको ये लेसन नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हो, ये वीडियो पॉज करके या फिर इस वीडियो को एक बार आप कट करके मेरी क्लास देख लीजिए, चालक, अर्धचालक और अचालक की 3 क्लासें हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, सारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू कीजिए तो आपको पता चलेगा मेरी की खुद की तैयारी कितनी है कि नहीं है। भाई आपने जो 3 क्लासें पढ़ी, कितना नॉलेज लिया, उसके बाद फिर एमसीक्यू आप पढ़िए, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसको उत्तर दीजिए, पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। और अगर आपने लेसन अच्छे ढंग से पढ़ रखा है तो एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ अभी, दीजिए उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं कि चालक की क्या परिभाषा है। तो क्या परिभाषा होती है चालक की? 3 डेफिनेशन बताई थी मैंने क्लास के अंदर, तीनों डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन, जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, विद्युत धारा चलती है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। नंबर 2 डेफिनेशन, जो सबसे इलेक्ट्रिकल में यूज में आती है और इलेक्ट्रिकल वर्डिंग जिसमें सबसे अच्छे हैं, वही परिभाषा अपने को आगे कभी कोई भी इंटरव्यू में पूछ भी लेता है तो अपने को वही डेफिनेशन बतानी है जो अब बताने जा रहा हूँ। कि चालक किसे बोलते हैं, कंडक्टर किसे बोलते हैं, व्हाट इज द कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या बताओगे? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। तीनों डेफिनेशन के बारे में मैंने उस क्लास में बताया था, चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट 46 क्वेश्चन रहेगा हमारा, चालकों के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए चालक में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा गुण होना चाहिए उसमें मेलिएबिलिटी का, आघातवर्ध्यता का। नंबर 3 डक्टिलिटी का, उसमें गुण होना चाहिए तन्यता का। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। ये 4-5 गुण है, इनको आपको याद करना है।
क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में आया है। क्या क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा या सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो सबसे सर्वोत्तम चालक है नंबर 1 पर चांदी, सिल्वर। तो अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं है तो फिर तांबा मिलेगा, तांबा नहीं है तो सोना मिलेगा, सोना नहीं है तो एल्यूमिनियम। सबसे पहला जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। 2 नंबर पे कंडक्टिविटी में आता है तांबा, 3 नंबर पे आता है गोल्ड और 4 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, 5 नंबर पे टंगस्टन, 6 नंबर पे। इतना अपने को ज्यादा नहीं जाना, अपने को 3-4 याद कर लो, उतना ही बहुत रहेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक कौन सा है, चांदी। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन, चांदी का गलनांक बिंदु बताइए तथा चांदी की रेजिस्टिविटी का मान बताइए। तो आप बताइए कितना होता है चांदी का गलनांक बिंदु। तो कितना होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। फारेनहाइट में भी चेंज करना आना चाहिए, केल्विन में भी आपको चेंज करना आना चाहिए, ल्यूमन में भी आपको चेंज करना आना चाहिए इसको। और चांदी का रेजिस्टिविटी का मान कितना होता है, तो 1.64 1.64 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, इतना होती है इसकी रेजिस्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 49। ये रहेगा कि 49 क्वेश्चन हम ये बना सकते हैं कि चांदी के बाद सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो क्या उत्तर आएगा हमारा, तांबा, कॉपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, तांबे की रेजिस्टिविटी का मान क्या होता है और तांबे का गलनांक बिंदु बताइए। तो बताइए आप कितना गलनांक बिंदु होता है, 1082। कई किताबों में 83 है, कई किताबों में 84 है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ये सेंटीग्रेड में है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध है तो चांदी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इतना इसका विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तांबे का करंट घनत्व का क्या मान होता है। करंट डेंसिटी कितनी होती है तांबे की, बताइए आप कितनी होती है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी होती है 165 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से करंट डेंसिटी का मात्रक भी मिल जाएगा आपको, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा कि तांबे के बाद सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो क्या है, सोना। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, सोने का उपयोग इलेक्ट्रिकल में कहाँ होता है। तो मेरे को पता नहीं है, आप ढूंढकर इसका जरूर उत्तर बताइएगा कि इलेक्ट्रिकल में सोने का उपयोग कहाँ होता है। विद्युत के अंदर इलेक्ट्रिकल में कहाँ सोने का उपयोग होता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका कहाँ उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 53 रहेगा कि आजकल, या ऐसे आता है वर्ड आधुनिक समय में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला चालक कौन सा है। तो आज के समय की बात करें तो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला चालक है एल्यूमिनियम। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु व एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी का मान बताइए। तो एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु होता है 657 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी रेजिस्टिविटी होती है 2.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 55 नंबर क्वेश्चन, जो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम की करंट डेंसिटी कितनी होती है। एल्यूमिनियम की करंट डेंसिटी बताइए। तो 118 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 56 रहेगा हमारा नेक्स्ट। 56 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि समान लंबाई के तांबे व एल्यूमिनियम के तार में, यह ऐसा आ सकता है, समान लंबाई व एरिया के तांबे व एल्यूमिनियम के चालक टुकड़े में
टुकड़े में अपने ये बोल सकते हैं कि चालकता का कितना अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होता है। अपने अगर सही लैंग्वेज बनाए, आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, लैंग्वेज वहां कुछ भी हो आप क्वेश्चन समझिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि तांबे का एक टुकड़ा है और एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। कोई चालक पदार्थ है तांबा और एक एल्यूमिनियम का चालक पदार्थ पड़ा है, दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, तो बताइए कि एल्यूमिनियम में तांबे से कितना गुना करंट कम चलेगी या कितना परसेंटेज कम चलेगी। तो बता देता हूं, अगर उस टुकड़े में, तांबे के टुकड़े में 100 एम्पियर धारा चल रही है, कितनी चल रही है 100 एम्पियर, और दोनों में समान फोर्स लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिक, दोनों में ईएमएफ का मान भी बराबर है, तो ये तो पक्की बात है ना कि दोनों में करंट बराबर नहीं होगी, क्योंकि एक एल्यूमिनियम धातु है, एक तांबा धातु है। भले ही उनकी लंबाई बराबर है, चाहे उनका एरिया भी बराबर है, चाहे उनमें ईएमएफ भी बराबर दिया जा रहा है, लेकिन दोनों के प्रतिरोध में तो अंतर है, धारा तो दोनों में बराबर नहीं चलेगी। और ये पक्की है कि तांबे में धारा एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी, ये पक्की बात है। तो तांबे में अगर चल रही है मान लो 100 एम्पियर धारा, तो एल्यूमिनियम में चलेगी 60 एम्पियर धारा, तो कितना परसेंटेज कम होगी 40% कम। दोबारा सुनिए, यदि तांबे में 100 एम्पियर धारा तो एल्यूमिनियम में 60 एम्पियर धारा, कितना कम हो गई 40% कम होगी एल्यूमिनियम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 57, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको उत्तर बताना है कि वही पदार्थ हैं, दोनों की लंबाई बराबर है तांबे और एल्यूमिनियम की, दोनों का एरिया भी बराबर है, दोनों का एरिया बराबर, दोनों की लंबाई बराबर, तो क्या दोनों का वेट बराबर होगा। चालकता में तो मैंने बता दिया आपको कि कितना परसेंट एल्यूमिनियम में कम चलती है, लेकिन दोनों के भार में क्या अंतर होगा, कौन सा पदार्थ हल्का होगा, तो क्या उत्तर आएगा, आप बता दोगे एल्यूमिनियम हल्का होगा। कितना परसेंट हल्का होगा, तो यदि कॉपर का वेट है 100 ग्राम या 100 किलो वेट है कॉपर का, दोनों की लंबाई और भार बराबर है, दोनों की लंबाई और एरिया बराबर है, यदि कॉपर का वेट 100 किलो है तो एल्यूमिनियम का वेट 70 किलो होगा। लंबाई बराबर, एरिया बराबर, लेकिन दोनों में क्या होगा, एक 100 है, कॉपर का वेट 100 केजी, तो एल्यूमिनियम का वेट 70 केजी, 30% कम होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, कि यदि एक ऐसा पदार्थ अपने ऐसा कुछ किया जाए कि तांबा और एल्यूमिनियम दोनों का प्रतिरोध बराबर कर दिया गया। प्रतिरोध बराबर करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, तांबे की थोड़ी सी लंबाई कम करनी पड़ेगी या फिर एरिया बढ़ाना पड़ेगा। एक पदार्थ तो हमारे पास ऐसे पड़े थे कि तांबे और एल्यूमिनियम थे, दोनों की लंबाई बराबर थी, दोनों का एरिया बराबर था, लेकिन आपको अब क्या काम करना है, प्रतिरोध बराबर करना है दोनों का। तो या तो एल्यूमिनियम को कॉपर के बराबर लेके आओ या कॉपर को एल्यूमिनियम के बराबर लेके आओ। यदि कॉपर को एल्यूमिनियम के बराबर लेके आना है तो कॉपर का तो प्रतिरोध है कम और एल्यूमिनियम का है ज्यादा, तो कॉपर का थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए लंबाई बढ़ाओ, एरिया थोड़ा कम करो तो बढ़ सकता है, या एल्यूमिनियम का प्रतिरोध घटा दो तो वो कॉपर के बराबर आ जाएगा। घटाने के लिए लंबाई आपको घटानी पड़ेगी, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लिया कुछ ऐसा किया कि कॉपर को एल्यूमिनियम के बराबर लेके आ गए या एल्यूमिनियम को कॉपर के बराबर ले गए, दोनों का प्रतिरोध बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद अब जो दोनों का वेट होगा उस वेट में क्या डिफरेंस होगा, उस वेट में अब ये डिफरेंस हो जाएगा कि यदि कॉपर का वेट अब 100 केजी है तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध उसके बराबर कर दिया तो एल्यूमिनियम का वेट रह जाएगा 50 केजी। कितना कम हो गया, 50% कम हो गया। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन रहेगा हमारा, 59 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जो विद्युत लैंप होते हैं या ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें हीटिंग फिलामेंट किस धातु के बने होते हैं। क्या उत्तर आएगा, बहुत सिंपल उत्तर सही है, टंगस्टन। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी का क्या मान होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है टंगस्टन का 60 आएगा, पहले यहाँ पे 60 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। टंगस्टन के गलनांक बिंदु की बात करें तो बहुत ज्यादा गलनांक बिंदु होता है, लगभग 3500-3600 डिग्री के आसपास इसका
गलनांक बिंदु होता है सेंटीग्रेड में। 2000 पे जाके इसका वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाता है, भाप निकलने लग जाती है, लेकिन पूरा गल जाता है ये 3500 डिग्री के आसपास पर। तो काफी अच्छा गलनांक बिंदु है, इसलिए इसका यूज फिलामेंट बनाने में होता है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन रहेगा हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 61 नंबर रहेगा हमारा कि जस्ते का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 62 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 62 नंबर हमारा कि जो पीतल होता है ब्रास, वो किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो क्या उत्तर आएगा, तांबा प्लस जस्ता। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कांसा ब्रोंज किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा प्लस टिन। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, यूरेका किन धातुओं का मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूरेका वाला। तो यूरेका किन दो धातुओं का मिश्रण है, क्या उत्तर आएगा, 60% तांबा प्लस 40% निकिल। 60% तांबा और 40% निकिल। इसके बाद नेक्स्ट यूरेका का उपयोग तो मैं बता चुका हूं, गलनांक बिंदु भी यूरेका का काफी अच्छा होता है, लगभग 1300 के आसपास इसका गलनांक बिंदु होता है यूरेका का। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा कि लोहे का उपयोग अपने इलेक्ट्रिकल में कहाँ किया जाता है। तो लोहे का यूज होता है, एक तो जीआई वायर बनती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर बनती है, जिसका उपयोग अर्थिंग में करते हैं, एक तो वहां उपयोग होता है। इसके अलावा टेलीफोन्स की वायर होती है, वो लोहे की बनी होती है। लोहे का प्रतिरोध तांबे के प्रतिरोध से 8 गुना ज्यादा होता है। प्रतिरोध तो बहुत ज्यादा होता है लोहे का, लेकिन कहीं कहीं जगह उसका भी उपयोग होता है। कोई वायर वगैरह तो नहीं बनती लोहे की इलेक्ट्रिकल में ज्यादा, लेकिन कुछ जगह होता है उपयोग। इसके बाद 66 नंबर अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मैग्नीन किन धातुओं का मिश्रण है। मैग्नीन के बारे में बताना है आपको, तो क्या उत्तर आएगा, 84%, 84% तांबा और लगभग 14% के आसपास निकिल, और 2% होता है उसमें, नहीं 14% मैग्नीज और 2% होता है निकिल। 84% कॉपर, 14% मैग्नीज और 2% होता है निकिल। तो इन धातुओं का मिश्रण है। मैग्नीन के बारे में आपको याद करने वाली बातें, वायर बाउंड प्रतिरोध बनता है, गलनांक बिंदु लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और मैग्नीन एक ऐसी धातु भी है कि कुछ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कुछ टेम्परेचर पर जाके क्या होगा, मैग्नीन का ताप गुणांक ऋणात्मक भी हो जाता है। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटने भी लग जाता है मैग्नीन का। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिसका उत्तर आपको अभी देना है कि नाइक्रोम किन धातुओं का मिश्रण है और कहां इसका उपयोग होता है। तो नाइक्रोम किन धातुओं का मिश्रण है, 80% निकेल और 20% क्रोमियम। इसका यूज कहां होता है नाइक्रोम का, तो विद्युत प्रेस है, विद्युत हीटर है, आयरन इलेक्ट्रिक की जो रोड है वहां इसका हीटिंग एलिमेंट बनता है। इसका जो गलनांक बिंदु बताइए नाइक्रोम का, ये हमारे कई बार कंपटीशन में आया है। नाइक्रोम का गलनांक बिंदु 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नाइक्रोम का गलनांक बिंदु। इसके बाद नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करें ऑब्जेक्टिव 67 नंबर, 67 नंबर हमारा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 67 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि अगर मैं चालकों की बात कर रहा हूं, अर्धचालकों और अचालकों के एमसीक्यू अभी करेंगे अपने, लेकिन चालकों में से अभी अपने देख रहे हैं कि कितने एमसीक्यू और बन सकते हैं। तो चालकों में से दोस्तों एक एमसीक्यू मैं बताता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में आया है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि चालकों के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ये प्रश्न आ गया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल एनर्जी होती है। क्या क्वेश्चन था,
1 इलेक्ट्रॉन बराबर वोल्ट बराबर कितना परसेंट, क्वेश्चन मार्क हो गया ये, जूल। कितना जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना जूल एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो चालकों में देखते हैं अभी अपने कोई और एमसीक्यू अभी देखते हैं, और भी कोई हो सकते हैं चालकों के अंदर। तो चालकों में हाँ एक एमसीक्यू अच्छा है, कॉन्स्टेंटन किन दो धातुओं का मिश्रण है, कॉन्स्टेंटन। तो यूरेका से मिलता जुलता है लगभग 45% इसमें होता है निकेल और 55% होता है तांबा, 55% कॉपर और 45% निकेल। कांस्टेंटन का यूज कहाँ होता है, तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने में भी यूज होता है कांस्टेंटन का। यूरेका की जगह पर अपने इसका यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर चालकों में अपने और बात करें, एमसीक्यू की बात करें तो चालकों में अगर कोई अच्छा अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लगता है तो हो सकते हैं एमसीक्यू और भी 2-4 और भी हो सकते हैं, लेकिन जो जो बातें अपने की है, जो जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, लगभग यही क्वेश्चन हैं जो हमारे कंपटीशन में आ सकते हैं। और भी हैं तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में क्लास में और भी बता दूंगा, अगर कुछ और एमसीक्यू हैं तो अभी देख लेंगे अपने। अभी अपने करते हैं एक बार अर्धचालकों के और अचालकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं अभी अपने।